हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल्या सीआईएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआईएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 8 जुलाई को होगा, जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल जो सिलेबस है आपका, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग के, वो हम मॉडल पेपर जो 5 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। अलग से एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है। और जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है। तो देखिए, जो ये पीडीएफ है आपको, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जो ये आप मॉडल पेपर 5 देख रहे हो, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो टेलीग्राम ऐप है वहाँ पर जाकर सर्च करना है @way2write। ठीक है, @way2write सर्च करना है, चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा आपको सर्च करना है, जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उनको सर्च करना है CITS इलेक्ट्रीशियन। देखिए, ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है। एक तो जो कोई स्टडी मटेरियल है या कोई पीडीएफ है या निमी की तरफ से कोई नोटिस आता है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। दूसरा, जब आपका NSTI या ITOT में एडमिशन हो जाएगा तो आपको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कराई जाती है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। चाहे वो ट्रेड थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो या ट्रेनिंग मैथोलॉजी हो, उनकी क्लास भी चलती है। ठीक है। तो आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको आने वाले समय में उसका बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो स्टूडेंट सीआईएस एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो ये क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कर सकता है। ये क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है 778 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क दिया है बराबर 666 के। देखिए, इसको सोल्व कैसे करना है मैं तरीका बताऊंगा। गुणा भाग जोड़ घटा आपको खुद करनी है। देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए एग्जाम में अच्छा रहेगा। देखिए, मैं बताता हूँ इसका तरीका। 778 का की जगह आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान, और 69% है तो बटे में कितना यानी डिवाइड में कितना 100। ठीक है। प्लस जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह x रख दो और बराबर किसके कर दो, 666 के कर दो। ठीक है। अब आपको सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 100 से डिवाइड कर दोगे, उसके बाद ये इस साइड ला के घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप इसको आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसने क्या बोला, 253 डिवाइड बाई 11 का 23। ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे लिखोगे, 253 11 से डिवाइड कर दो, 11 का 23 यानी 11 गुणा 23। अब 23 से 253 को कट कर दो, कितनी बार कटेगा भाई, एक बार कटेगा। दो बचेगा, दो और तीन, एक बार, यानी 23 से कितनी बार कटेगा, 11 बार कट गया। अब हम क्या करेंगे, 11 से कितनी बार, 11 एक बार कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है। कितना आया, 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है यानी थोड़ा जो लेवल अप करेगा तो इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, भाई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल क्या होगी। भाई, गाड़ी कितनी लंबी है, 100 मीटर, और रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की चाल पूछी है। इसको मैंने सोल्व कर रखा है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें गाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, गाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दूरी हमने 100 मीटर, दूरी 100 मीटर कैसे, भाई रेलगाड़ी कितनी लंबी थी, 100 मीटर की तो थी। तो वो क्या होगी, एक तरीके से दूरी होगी वो, 100 मीटर क्या होगी दूरी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, भाई हमने गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और वो विपरीत दिशा में कितने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे जा रही थी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। भाई दोनों ऐड हो जाएंगी ना। भाई गाड़ी की चाल तो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और जो व्यक्ति की ओर वो विपरीत दिशा में जो चाल थी उसकी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो सापेक्ष चाल हमारी आ गई। अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है चाल बराबर के दूरी बटे समय, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। अब हमने क्या किया, x+5 चाल, भाई चाल की जगह हमने वैल्यू रख दी और दूरी कितनी है 100 और पार कितने समय में करी थी 6 सेकंड में। व्यक्ति को कितने समय क्रॉस कर रही थी, वो 6 सेकंड में तो कर रही थी, वैल्यू हमने रख दी। अब 5/18 हमने क्यों लिखा, देखिए दूरी कितने में, दूरी किस में दी गई है मीटर में, और समय हमारा किस में दिया गया है सेकंड में। लेकिन जो ये x+5 है किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से गुणा करके। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हमने क्या किया, x+5 को तो इस साइड रखा, अब हमने इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर दी बस इस साइड। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि x+5 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। तो 5 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितनी चाल आ जाएगी, चाल आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने कितनी गाड़ी की चाल कितनी मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई 55। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कर देना, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। इसको देखो, ये कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% तथा 12% बढ़ाया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, कोई हार्ड नहीं है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जो क्वेश्चन में बोला है पहले उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आधार, आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। बोला आधार में 8% की वृद्धि है और ऊंचाई में कितनी है 12%। तो 8% को कितना लिख सकते हैं हम, 8/100 लिख सकते हैं। तो काट मतलब डिवाइड करने के बाद कितना 2/25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको 12/100 लिखने के बाद 4 से जब इसको कट किया तो 3/25 लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो उसने क्वेश्चन में दिया था वो अभी तक हमने वो कार्य किया है। अब हमें क्या बताया, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, आधार दे देगा, ऊंचाई दे देगा, ठीक है, और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि करना कैसे है। देखिए ये बोला है, उसने पूछा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए 1/2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अचर है भाई, तो सेम है, कांस्टेंट है ये तो। वृद्धि किस में, आधार और ऊंचाई में हुई है। अब देखते हैं पहले आधार कितना था, भाई पहले आधार हमारा 25 था, ठीक है। नीचे देखो ऊंचाई कितनी थी हमारी 25 थी। लेकिन अब कितनी होगी वृद्धि के बाद, वृद्धि कितनी, ऊपर देखो कितना है 2, 25 में 2 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे कितना है 3, 25 में 3 जोड़ दिया कितना होगा 28। अब क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है तो हमने क्या किया, सिर्फ आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर दी। देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें जो वृद्धि है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, वो सिर्फ आधार और ऊंचाई पे ही तो निर्भर कर रही, 1/2 पे तो निर्भर नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा जब दोनों की मल्टीप्लाई की, इसका तो कितना होगा 625 पहले का, और अब कितना होगा वृद्धि के बाद 756। कितना बढ़ा ये 131 बढ़ गया ना, ये कितना बढ़ा भाई 625 से 756 हो गया, कितना 131 यानी 131। अब क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। देखिए कितनी वृद्धि हुई 131 की, कहाँ से वृद्धि हुई 625 से ही तो बढ़ाओ, 625 नीचे रख दिया, गुणा 100 कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20.96%, ठीक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है, बिल्कुल इजी है।
थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर कितना होगा चौथे का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें किसी भी अक्षर का विपरीत देखना है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विपरीत का मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब बी देखो कितना है, बी कितना है 2। भाई कितने नंबर पे आता है बी, 2 नंबर पे ही तो आता है। प्लस यहाँ पे एक्स मान लो बराबर 27। अब आप देख लो यहाँ पे कितना ऐड करें, या 2 को साइड ले जाओ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। और 25 पे क्या होता है आपका वाई होता है। भाई विपरीत क्या हो जाएगा, बी का वाई होगा। अब आप देख लो वाई कितना होता है 25 होता है। अगर हमें इसका विपरीत निकालना तो इसमें कितना ऐड करें कि 27 हो जा, 2 ऐड करेंगे तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा बी। एक तरीका तो ये है। भाई विपरीत में क्या होता है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 27। ठीक है, अगर दोनों का योग 27 हो रहा है तो वो एक दूसरे के विपरीत है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें, अगर आपको ये तरीका पसंद है तो वो ठीक है, नहीं फिर आपको थोड़ी और संघर्ष करना पड़ेगा। भाई पहले तो ए बी सी डी ऐसे करके लिखो, फिर दूसरी तरफ से जेड वाई एक्स ऐसे करके लिखो, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ से देख लो दोनों का योग कितना है 27, दोनों का योग कितना है 27, दोनों का योग कितना है 27, और एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है 400 का 20% कितना होगा। अब 400 तो लिख दिया आपने का की जगह 20, का की जगह मल्टीप्लाई यानी गुणा, और 20% का क्या हो जाएगा डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको करना है खुद। 42 63 और 140 का में से क्या होगा। देखिए में से के लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था। में से का मतलब क्या होता है, जित यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है, 3 संख्या दी गई है, तीनों में जो कॉमन होगा। भाई कैसे पता लगेगा कॉमन का, 42 है, पहले 2 से कट करो कितनी बार 21 बार, फिर 3 से कट करो कितनी बार 7 बार, फिर 7 से कट करो कितनी बार 1 बार, फिर ऐसे ही 63 को कट करके देखना है, फिर ऐसे 140 को कट करके देखना है, फिर देखना है तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है। जो सी संख्या मिल रही होगी वही आपका में से हो जाएगा। ये सिंपल तरीका होता है में से निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है ईरान की राजधानी क्या है। आप सभी को पता होगा ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भाई औसत से आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, भाई कितने सदस्य है, 10 की औसत आयु 30 है, और कप्तान को अगर शामिल कर दे तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा जो औसत का बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, भाई पदों का योग यानी जितनी संख्या दी गई है उनका योग बटे संख्या कितनी है वो लिख दो नीचे। तो यहाँ पर इसने बोला है 10 सदस्यों का औसत कितना है 30। औसत इसने दे रखा है 30। भाई 10 सदस्यों का योग हमको पता नहीं, वो निकालना है। सदस्य हमें पता लग गया, यानी संख्या कितनी है सदस्यों की 10 है। ठीक है, तो 10 सदस्यों का हमने योग निकाल लिया। इस साइड मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो कितना होगा 300। इसमें कोई दिक्कत। अब वो क्या बोल रहा है कि कप्तान ऐड होगा। अब उसमें जब कप्तान उसमें ऐड हुआ तो जो औसत है वो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था 30, जब उसमें 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया, वो 31 हो गया। और जो संख्या सदस्यों की वो कितनी होगी कप्तान को मिला के, वो 11 होगी। तो 11 सदस्यों का जब हम योग निकालें कितना हो जाएगा, 11 31 गुणा 11 341। ठीक है, उसके बाद हमें कप्तान की आयु निकालनी। तो भाई क्या करेंगे, कप्तान की आयु कैसे निकलेगी,
भाई जो 11 सदस्यों का योग है उसमें 10 सदस्यों का योग घटा दो। जब आप इसमें से इसको घटा दोगे तो 41 वर्ष आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि देखिए मैं हमेशा वो तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताने की कोशिश नहीं करता। जिस क्वेश्चन में ज़रूरी है आप अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। लेकिन अगर कोई तरीके से आप हल करोगे तो आपका बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट नीचे कमेंट कर दो कि सर इस वाले में प्रॉब्लम है या इस कंसेप्ट में दिक्कत है भाई, ये समझाओ। तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा छोटी सी। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना हो गया, 41 डी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक कुर्सी की लागत 180 रुपये है। ठीक है जी, 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब सबसे पहले देखो लाभ कितना हुआ, प्रतिशत की बात बाद में करेंगे। लाभ के लिए लागत कितने की आई, 180 की। बेची कितनी उसकी, 216 की बेची उसने। यानी 216 में से 180 घटा दो आप, कितना आ जाएगा 6। और 11 में से 8 जाए कितना बचेगा 3, 36। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, हमें पता लग गया कि लाभ कितने का हुआ, 36 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 36 रुपये का लाभ हुआ, कितने लागत मूल्य कितनी थी 180 और गुणा 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप इसको सोल्व करोगे 36 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तरीके से हल करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है वह धनराशि क्या होगा जिस पर एक्स वर्षों का एक्स वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपये हो। तो मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखिए जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है भाई, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो दिक्कत होगी। कोशिश करूँगा एक पेज पर लिखकर मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जितने फार्मूले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि अगर आपको फार्मूले पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप देखिए, इसने धनराशि पूछी, धनराशि का मतलब मूलधन पूछा इसने। अब क्या होगा, स- साधारण ब्याज में किसकी 100 की गुणा हो जाएगी और जो दर समय है इसके बटे में चले जाएगा। तो देखो कैसे, साधारण ब्याज कितना दिया है, एक्स दिया है, गुणा 100 की गुणा हो जाएगी बटे जो दर है और समय दोनों इसके बटे में चले जाएंगे। ठीक है, तभी तो मूलधन निकलेगा, धनराशि पक्का पता लगेगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100/x। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर तरीके से हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार प्लाट का परिमाप 40 मीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्लाट के आयाम हैं। तो सबसे पहले तो जो इसको ठीक कर लो, जो प्लाट का परिमाप है 40 की जगह कितना है, 48 है भाई, इसको सही कर लेना। ठीक है, कभी कोई स्टूडेंट कमेंट करे, इसको सही कर लेना है, 48 है। अगर आप 40 मान के करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, 48 है ये। ठीक है, अब इसने बोला एक आयत का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है, 108 वर्ग मीटर है। तो प्लाट के आयाम हो गए, यानी जो लंबाई है चौड़ाई है वो कितनी होगी वो पूछा है उसने। बस आयाम से मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछी है उसने। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ये तो क्षेत्रफल होता है। देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये होता है।
ये किसके बराबर है? 48 के। अब 2 से कितनी बार कट गया? 24 बार कट गया। यानी जो लंबाई प्लस चौड़ाई है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है ना। तो फिर क्या होगा? अब इसने क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल है 108 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल में आपको करना क्या होगा? क्षेत्रफल का मैं तरीका बताता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 108 है। अब इसका तरीका क्या है? या तो एल बराबर 108/b यहाँ पर पुट कर दो, एक तरीका तो ये है। या फिर एक तरीका और है इसका। क्या? अब इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनको ऐड करें और 24 मान आ जाए हमारा? ठीक है, ऐसी कौन सी है? 18 और 6 ही है। 18 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24। और 18 और 6 के हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 18 छिक्को कितना होता है? 108। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपके पास तरीका है। जोन सा आपको तरीका लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। आयाम कभी भी किसी क्वेश्चन ने पूछ ले, आयाम, आयाम का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है। और जो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है भाई, बेसिक फॉर्मूले अगर ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 25 के 25 क्वेश्चन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है भाई। पानी 15 लीटर का घोल है, 40% कितनी है? चीनी है। इनको आज ने 3 लीटर अगर और ऐड कर दिया जाए, 3 लीटर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 18। भाई 15 तो पहले भी है, 3 उसमें ही तो ऐड किया है, तो 18 हो गया। अब ये पूछ रहा चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? चीनी यानी x% हमको निकालना है। निकाल लो भाई। देखिए प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 40/18। अब देखो इसको डिवाइड करो। 2 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार। 2 से कितनी बार? 9 बार। 3 से कितनी बार? 5 बार। और 3 से कितनी बार? 9 बार। अब 5 की और 20 में गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 33.33% आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखो, इसकी तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जो इसने पूछा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा जो 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इसमें आपको पता क्या होना चाहिए? जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है भाई? वो होता है आपका 1/2। जो इसने भुजा दी है दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस के 25। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना? जो लंबवत दूरी दी गई है 18, उसको ऐड कर दो। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। समांतर जो भुजाएं दी गई है दोनों को ऐड कर दो, और मल्टीप्लाई में कितना? जो लंबवत दूरी दी गई है 18 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखो। इसको करना है भाई खुद। मैंने आपको बताया भी है, आपको हमेशा ऐसे लिखना होता है। और जो इसकी कोड भाषा दी गई है उसको नीचे लिख लेना। फिर इनकी जो नंबरिंग है वो कर लेना, और कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो चेक कर लेना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेता हूँ। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट कर देना भाई, इनका भी सॉल्यूशन करा दूंगा। ये कह रहा है ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था। मैंने कहा था ए कितने दिन में काम कर रहा? 4 दिन में। और बी कितने दिन में काम कर रहा? 6 दिन में।
अब मैंने बोला था कि भाई दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, ले लो भाई। कितना आ गया 12, एलसीएम तो निकाल ही लेते होंगे, ठीक है 12 आ गया। अब 4 से 12 कितनी बार कटा, 3 बार। और 6 से 12 कितनी बार कटा, 2 बार। अब जो ये एलसीएम निकाला था ना 12, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, इस बात का ध्यान रखना, यानी कुल कार्य है ये। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो भाई। ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, भाई टोटल वर्क तो 12 है, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो। 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। 12/5 दिन में वे क्या कर देंगे, कार्य को पूरा कर देंगे। 12/5 आ जाएगा। अगर वो कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देता है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यही तरीका आपको अपनाना है। या फिर वो ये बोल देता है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है, ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीसरा यहाँ पे लिख देना और तीनों को ऐड कर देना भाई। ये तरीका है। सबसे पहले काम आपका एलसीएम का होता है, एलसीएम आपका क्या होता है, कुल कार्य, और फिर तीनों को ऐड कर देना है भाई। पहले 4 से इसको डिवाइड करना, 3 बार कटा, 6 से फिर इसको डिवाइड करो, कितनी बार कटा ये, तो उस तरीके से आपको डिवाइड करके ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल ओके आएगा, गड़बड़ होने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है 18,000 पर वो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है तो गलत होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आसानी से कर पाओगे। चलो सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मूलधन कितना दिया है भाई, 18,000 दिया है इसने। दर 10%, समय कितना, 3 वर्ष। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला लगाते हैं, चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर के क्या हो जाएगा, मूलधन, कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 + यानी आर का मतलब दर बटे 100, और पावर कितनी, टी, यानी जो समय होता है। तो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हमने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 23,958 आया। आई होप आप इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको भाई गुणा करने में या भाग देने में या जोड़ने में दिक्कत आती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्त, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से जितनी प्रैक्टिस करके देखोगे उतना अच्छा है। ये आया हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन, लेकिन हमें बताना है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो जब हम चक्रवर्ती ब्याज बताते हैं तो ध्यान रखना, जो हमारा ये चक्रवर्ती मिश्र धन आया, चक्रवर्ती मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना और फॉर्मूले को भाई याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए 19वां क्वेश्चन, इसको आप कर लोगे, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप कर लोगे। अगर भाई किसी भी स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस टाइप के भी आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको भी करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पे सोल्व करा देता हूँ। तो देखिए, ये कह रहा है वर्गों का क्षेत्रफल दे दिया इसने, वर्गों का मतलब वर्ग से, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, अनुपात में दिया 1:2, ठीक है जी। चलो, परिमाप का अनुपात पूछा, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो वर्ग का, पहले वर्ग की जो भुजा है उसको मान लो, ठीक है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है मैं बताता हूँ। हमने पहले क्या मानी, एक x मान ली हमने, और हमने एक y मान ली, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भाई भुजा स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको ध्यान से। अब ये किसके बराबर, इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमने मानना है, ये इसने दिया है। अगर हम इसको एक्स बटे वाई लिखे तो इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं क्या? भाई हमने दोनों तरफ का क्या किया, वर्गमूल ले लिया, तो ये लिख सकते हैं क्या? यहाँ से वर्ग घटका इसका। अब आप देखो, इससे हमें एक्स की वैल्यू पता लग गई, वाई का मान भी हमें पता लग गया कि एक्स कितना 1 और वाई कितना √2। अब यहाँ से समझो परिमाप क्या होता है, वर्ग के जो वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। भाई परिमाप का तो पता होगा आपको, परिमाप कितना होता है? 4 गुना भुजा। परिमाप का अनुपात पूछा, अब 4 गुना 1 और 4 गुना √2। भाई 4 से तो 4 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√2। इसको ये तो लिखेंगे अनुपात में। ठीक है, 4 गुना भुजा होती है, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके भाई बता देना। ठीक है, इसका सिंपल तरीका क्या है, वर्ग का इन वर्गों का क्षेत्रफल दे दिया, एक एक दिया, एक दो दिया। ठीक है, तो हमने भुजा निकाल ली। भाई भुजा एक एक आएगी हमारी, एक √2 आ गई। अब परिमाप का अनुपात बताना, परिमाप क्या हो, परिमाप जो वर्ग का हो 4 गुना भुजा हो। 4 से तो 4 कट जाएगा अनुपात में, तो क्या बचेगा, यही बचेगा 1/√2। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इसको देखो भाई, ये कह रहा है 18, 21, 24, 27 का लैसा ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ, करना खुद ही है। देखो ऐसे लिख लेना, 18, 21, 24, 27। ठीक है, पहले 2 से कट करो, 2 नम 18, 21, 12 और ये 27 ऐसे कैसे। फिर 2 से कट करो, 9, 21, 6, 27। फिर 2 से कट करो, उसके बाद 3 से कट करना, ऐसे कट करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका एलसीएम आ जाएगा, लैसे आ जाएगा। ठीक है, लैसे इस तरीके से निकालना है और मैसे का जो मैंने तरीका बताया ऐसे निकालना है, गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में किसी स्थान पर क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना कितना दिया है इसने, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत निकालना है आपको। तो औसत में मैंने हमेशा क्या बोला है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 70 प्लस के 65 प्लस के 55 प्लस के 90 और कितनी है ये संख्या, 4। बस इनको जोड़ के 4 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? भाई जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो आज का जो हमारा जो मॉडल पेपर 5 था ये फिनिश हो चुका है। किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई कमेंट करके बताना है, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूँगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का CI टेस्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और हाँ दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, @way to write। ठीक है, ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो चैनल है इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट, CI टेस्ट इलेक्ट्रीशियन, सर्च कर लेना, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। CI टेस्ट इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी अगर आप CI टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो ई क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।